केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज की इस क्लास में पीरियोडिक टेबल का अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको लेवोसियर की संकल्पना, प्राउट की संकल्पना, डोबेराइनर का त्रिक नियम यहां तक पढ़ा दिया था और आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिएगा, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया? व्यवस्थित, और बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के साथ समानता दर्शाते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के साथ क्या दर्शाते हैं? समानता। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय संगीत के स्वरों में होता है, और भारतीय संगीत के स्वर क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा जो है वो पहला स्वर है और ये वाला जो सा है वो कौन सा स्वर है? 8वां। इसका मतलब पहला स्वर भी सा है और 8वां स्वर वापस से क्या आने वाला है? सा। तो पहले स्वर और 8वें स्वर में क्या है? समानता है। ठीक उसी प्रकार से पहले तत्व के गुण और 8वें तत्व के गुणों में क्या होगी? समानता। ऐसा किसने कहा? न्यूलैंड ने। हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम आता है। अक्रिय गैसों की खोज न्यूलैंड के टाइम पे नहीं हुई थी, इसलिए हाइड्रोजन के बाद उसने सीधा किसको रख दिया? लिथियम को। फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है, लेकिन उस वक्त नियोन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है। आर्गन की खोज उस वक्त नहीं हुई थी, इसलिए पोटेशियम और फिर क्या आ गया? कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 20 तक ही वो समझा पाया, उसके बाद में वो समझाने में सक्षम नहीं था। तो हमने यहाँ तक कहाँ तक लिख लिया? हमने यहाँ इसको कैल्शियम तक लिख लिया। तो बताइएगा, हाइड्रोजन यदि पहला तत्व है तो फ्लोरीन कौन सा तत्व होगा? 8वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फ्लोरीन यदि पहला तत्व है तो क्लोरीन कौन सा होगा? 8वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हाइड्रोजन के गुण किससे मिलेंगे? फ्लोरीन से। और फ्लोरीन के गुण किससे मिलेंगे? क्लोरीन से। ऑक्सीजन यदि पहला तत्व है तो बताओ सल्फर कौन सा तत्व होगा? 8वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये पहला तो ये 8वां, 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 ये पहला तो ये 8वां। इसका मतलब लिथियम के गुण सोडियम से और सोडियम के गुण किससे मिलेंगे? पोटेशियम से। बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम के गुण किससे मिलेंगे? कैल्शियम से। बोरोन, बोरोन के गुण किससे मिलेंगे? एल्यूमिनियम से। कार्बन के सिलिकॉन से। नाइट्रोजन के फास्फोरस से। ऑक्सीजन के सल्फर से और फ्लोरीन के क्लोरीन से। तो ये किसका नियम था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। बहुत आसान सी बात उसने बताई कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के साथ क्या दर्शाते हैं? समानता। अब बात करते हैं कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसकी कमियां, कि यह नियम परमाणु क्रमांक 20 तक लागू हो पाया। न्यूलैंड के अष्टक नियम पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा समूह अष्टक नियम की पालना करता है? तो देखिएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम की पालना करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि तत्वों के मध्य परमाणु क्रमांक 8 का अंतर होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 8 का अंतर होना चाहिए, तभी न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है, वरना लागू नहीं होता। तो जब भी एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की पालना करता है और कौन न्यूलैंड के अष्टक नियम की पालना नहीं करता, तो आप उस ऑप्शन को देखिएगा और उस ऑप्शन में यदि परमाणु क्रमांक 8 का अंतर आ रहा है तब तो न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होगा, वरना न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है।
तो देखिएगा यहाँ पर तो 8 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 18 का। 37 में से 19 घटाओगे कितना आएगा? 18। इसका मतलब इसका आंसर पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। तो यहाँ पर तो अंतर 8 का आ रहा है, 17 में से 9 घटाओगे 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 18 का आ रहा है। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 और 12 में कितना अंतर हो गया? 8 का। और यहाँ पर भी कितने का अंतर है? 8 का। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। चलिएगा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और गैलियम, गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31। तो यहाँ पर तो अंतर 8 का आ गया, लेकिन यहाँ पर कितने का आ रहा है? 18 का। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। एक बार वापस से बता देता हूँ कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देता है तो आपको करना क्या है कि उस विकल्प को चुनना है जिस विकल्प में जो तत्व दे रखे हैं उन तत्वों के परमाणु क्रमांक में कितने का अंतर हो? 8 का अंतर हो। न्यूलैंड के अष्टक नियम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है, किस युग्म पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है लिथियम सोडियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। बताओ अंतर कितने का हो गया? 8 का। ठीक है, इसका मतलब इस पर अष्टक नियम लागू होगा। दूसरा है कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो बताओ अंतर कितने का हो गया? 8 का। इसका मतलब इस पर भी अष्टक नियम लागू होगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो बताओ अंतर कितने का हो गया? 8 का। इसका मतलब इस पर भी अष्टक नियम लागू होगा। चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। बताओ अंतर कितना का हो गया? 18 का अंतर हो गया। इसका मतलब इस पर अष्टक नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार वापस से देख लीजिएगा। किस युग्म पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है? तो बताइएगा लिथियम सोडियम पर लागू होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 का अंतर है। कार्बन सिलिकॉन पर लागू होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 का अंतर है। मैग्नीशियम कैल्शियम पर लागू होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 का अंतर है। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन पर लागू नहीं होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक कितने का अंतर है? 18 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। ये इसका आंसर। नियम के बाद में अगला वैज्ञानिक आया और वैज्ञानिक का नाम था लॉथर मेयर। और लॉथर मेयर ने एक वक्र खींचा परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य, और उस वक्र को नाम दिया गया लॉथर मेयर का वक्र। तो लॉथर मेयर ने तत्वों के परमाणु आयतन एवं परमाणु भार के मध्य एक वक्र बनाया और उस वक्र के माध्यम से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने की क्या की? कोशिश की। और इस वक्र को क्या नाम दिया गया? लॉथर मेयर का वक्र। इस वक्र को आप देख पा रहे हैं, ये वक्र है। इसमें कुछ आपको शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहे हैं। जब वक्र नीचे से ऊपर जाता है तो उस वक्र को आरोही वक्र कहा जाता है, और वक्र जब वापस ऊपर से नीचे आता है तो उसे अवरोही वक्र कहा जाता है। ये देखिएगा, इस पॉइंट से मैं अगर शीर्ष की ओर चलूं तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वक्र की, ये जो रेखा है ये आरोही वक्र को बता रही है। और जब ऊपर से वापस हम नीचे पैंदे की ओर आएंगे तो इस वक्र को क्या कहा जाता है? अवरोही वक्र कहा जाता है। जैसे इस बिंदु से मैं ऊपर की ओर जाऊं तो ये वक्र क्या है? आरोही वक्र। और ऊपर वाले बिंदु से वापस मैं नीचे वाले बिंदु की ओर आऊं तो इसे हम क्या कहेंगे? अवरोही वक्र। जैसे इस बिंदु से मैं ऊपर की ओर जाता हूं तो ये वक्र क्या है? आरोही वक्र। और ऊपर से नीचे की ओर आता हूं तो इस वक्र को मैं क्या कहूंगा? अवरोही वक्र। ये जो आपको ऊपर की ओर जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस वक्र के टॉप पर, उन्हें शीर्ष बिंदु कहा जाता है। और जो नीचे की ओर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन्हें कहा जाता है पैंदे वाले पॉइंट यानी बॉटम्स के पॉइंट। अब बात आती है कि सर लॉथर मेयर के वक्र में ऐसा क्या था? तो देखिएगा, लॉथर मेयर के वक्र में जो क्षार धातुएं थी, लॉथर मेयर के वक्र में जो क्षार धातुएं थी उनको वक्र के शीर्ष बिंदु प्राप्त हुए। यानी क्षार धातुओं को कौन से बिंदु प्राप्त हुए? शीर्ष बिंदु। तो आप देख पा रहे हैं जैसे लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। तो क्षार धातुओं को वक्र के शीर्ष बिंदु प्राप्त हुए। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथर मेयर के वक्र में क्षार धातुओं को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, क्षार धातुओं को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर होगा वक्र के शीर्ष बिंदुओं पर क्षार धातुएं आकर के क्या हो गई, उपस्थित हो गई। इसका मतलब क्षार धातुओं को वक्र के शीर्ष बिंदु प्राप्त हुए। उसके बाद में ये देखिएगा, ये जो अवरोही वक्र है यानी ऊपर से नीचे की ओर, शीर्ष बिंदु से पेंदे की ओर, शीर्ष बिंदु से पेंदे की ओर, इन अवरोही वक्र पर क्षार मृदा धातुओं को स्थान प्राप्त हुआ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथर मेयर के वक्र में क्षार मृदा धातुओं को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आप कहोगे अवरोही वक्र का स्थान प्राप्त हुआ। देखिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे कौन से वक्र पर उपस्थित है, अवरोही वक्र पर। अब बात आती है अगली बात क्या है कि जो हैलोजेंस थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनको आरोही वक्र पर स्थान प्राप्त हुआ। कौन से वक्र पर स्थान प्राप्त हुआ, आरोही वक्र पर। तो ये आरोही वक्र है, देखो ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आयोडीन। तो बताइएगा, क्षार धातुओं को वक्र के शीर्ष बिंदुओं पर स्थान प्राप्त हुआ, क्षार मृदा धातुओं को अवरोही वक्र पर स्थान प्राप्त हुआ और हैलोजेंस को आरोही वक्र पर स्थान प्राप्त हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बच गई उपधातु और बच गई संक्रमण धातु। तो लोथर मेयर के अनुसार जो उपधातु जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है और संक्रमण धातु जैसे स्कैंडियम वगैरह है, इनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, लोथर मेयर के वक्र में इनको पेंदे वाला स्थान प्राप्त हुआ। तो ये लोथर मेयर का क्या था, वक्र था। अब बात आती है सर एग्जाम में इस वक्र में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लोथर मेयर के वक्र में क्षार धातुओं को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आप कहोगे वक्र के शीर्ष बिंदुओं पर इनको स्थान प्राप्त हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा क्षार मृदा धातुओं को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर होगा अवरोही वक्र पर क्षार मृदा धातुओं को स्थान प्राप्त हुआ, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और आपसे पूछा जाएगा कि हैलोजेंस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आप कहोगे आरोही वक्र पर, जैसे फ्लोरीन है ये आरोही वक्र पे क्लोरीन है, इस आरोही वक्र पे ब्रोमीन और इस आरोही वक्र पे क्या है, आयोडीन। और उपधातुओं को और संक्रमण धातुओं को वक्र के जो पेंदे वाले पॉइंट्स हैं, तल वाले पॉइंट्स हैं, बॉटम वाले जो पॉइंट्स हैं, वहां पर स्थान इनको प्राप्त हुआ। तो ये क्या था, लोथर मेयर का वक्र। लेकिन ये जो वक्र था काफ़ी जटिल था और जटिलता की वजह से ये ज़्यादा नहीं चल पाया और क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन इसके आधार पर लोथर मेयर ने एक बात बता दी कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तत्वों के भौतिक गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि तत्वों को लोथर मेयर ने अपने वक्र में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। देखो बेरिलियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो आप देख पा रहे हैं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, तो तत्वों के जो भौतिक गुण है उनमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब लोथर मेयर ने अपने वक्र से बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं, वो उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। और इसी से प्रेरित होकर के मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, वो अब अपन पढ़ते हैं। ने अपने वक्र के द्वारा प्रतिपादित किया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और इसी बात से प्रेरित होकर के अगला वैज्ञानिक आया और उसका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ पहला वैज्ञानिक था जिसने आवर्त सारणी शब्द का प्रयोग किया। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो आप देख पा रहे हैं मैंने हेडिंग लगा दी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो देखिएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब दी गई, मेंडलीफ के द्वारा जब आवर्त सारणी दी गई, उस वक्त केवल 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी उस वक्त मात्र कितने तत्व खोजे गए थे, 63 तत्वों की खोज हुई थी। 63 तत्वों की खोज हुई थी।
दूसरी बात, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित थी, तो आप कहोगे परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम देखिएगा, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति। इस आवर्त फलन शब्द का मतलब क्या है? इस आवर्त फलन शब्द का मतलब यही है कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति। और यही क्या कहलाता है? मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडलीफ का आवर्त नियम किस गुण पर आधारित था, किस प्रॉपर्टी पर आधारित था, तो आपका आंसर क्या होगा? परमाणु भार पर आधारित था। अगली बात देखिएगा, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने कुल 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए और इनको वर्ग नाम दिया गया। तो आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 8 थी। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से देखिएगा। ये पहला ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, ये दूसरा, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एक और हो गया 8। इनको वर्ग कहा जाता है ऊपर से नीचे इस प्रकार से। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या यदि आपसे पूछे तो बताओ कितनी होगी? 8 होगी। अब देखिएगा, इन 8 वर्गों में से जो शुरू के 7 वर्ग थे उन वर्गों को, 1 से लेकर 7 वर्गों को मेंडलीफ ने 2 उपवर्गों में विभाजित किया। यानी 1 से लेकर 7 तक के जो उपवर्ग, 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग हैं उनको प्रत्येक को कितने उपवर्गों में विभाजित किया? 2 में। और ए बी इस प्रकार से, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। और जो 8वां वर्ग था उसको उसने विभाजित नहीं किया, बस उसमें उसने क्या किया? कुल 9 तत्वों को रखा 3 पंक्तियों में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा वर्ग था जो उपवर्गों में विभाजित नहीं था, तो बताओ वो कौन सा था? 8वां वर्ग। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वह कौन सा वर्ग था जिसमें कुल 9 तत्वों को 3 पंक्तियों में रखा गया, तो वो वर्ग क्या था? 8। और यहां पर कुछ इस प्रकार से उसने 9 तत्व रखे, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। तो अभी मैं आवर्त सारणी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? 8। कुल वर्गों की संख्या 8 थी, यानी 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 1 से लेकर 7 वर्गों को उसने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, 2 उप वर्गों में विभाजित किया, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से। और जो 8वां वर्ग था उस वर्ग में उसने कुल कितने तत्व रखे? 9। और कितनी पंक्तियों में रखे? 3 पंक्तियों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगली बात आपको याद रखनी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। कुल 7 कितनी पंक्तियां थी? कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां थी और इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से आवर्त थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुछ इस प्रकार से 7 आवर्त थे। तो बताइएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे, तो आप बताओ कितने बताओगे? 7। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? 8। और 8 में से प्रत्येक 7, 1 से लेकर 7 वर्गों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ए बी ए बी ए बी। इस प्रकार से यदि हम इसको ओवरऑल देखें तो आवर्त तो आज भी 7 है। और आज की टाइम पे जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18। कुल वर्ग कितने हैं? 18। और मेंडलीव के टाइम पे कुल वर्ग कितने थे? 17। सर ये कैसे हो गया? अभी तो आप 8 बता रहे थे। नहीं, देखिएगा, 1 से लेकर जो 7 वर्ग है उनको 2 भागों में बांट दिया, तो 7 गुणा 2 कितना हो गया? 14। और यहाँ पर जो 8वां वर्ग है उसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो देखो 14 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 14 हो चुके हैं और 3 यहाँ पर हो गए, टोटल कितने हो गए? 17। 18वां बाद में जुड़ा क्योंकि बाद में अक्रिय गैसों की क्या हो गई? खोज हो गई। और मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। याद रखिएगा, मेंडलीव के टाइम केवल कितने तत्वों की खोज हुई थी? 63 तत्वों की। तो आज वर्गों की संख्या 18 है। मेंडलीव के टाइम वर्ग थे 8, लेकिन वास्तव में टोटल 17 वर्ग हो जाते हैं यदि हम इनको ध्यान से देखें। कैसे? ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पर देखो कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो 14 और 3 पंक्तियां, टोटल कितने हो गए? 17। इसका मतलब एक वर्ग और बढ़ गया क्योंकि बाद में कौन से तत्वों की खोज हो गई? अक्रिय गैस तत्वों की खोज। आप देख पा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मैंने आपको बताया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? 8, जिनमें से 1 से लेकर 7 वर्गों को 2-2 उपवर्गों में क्या किया गया? विभाजित। तो ये देखिएगा, ये वर्ग नंबर 1 है, ये वर्ग नंबर 2 है, ये वर्ग नंबर 3 है, ये वर्ग नंबर 4 है, ये वर्ग नंबर 5 है, ये वर्ग नंबर 6 है, ये वर्ग नंबर 7 है और ये वर्ग नंबर क्या है? 8। प्रत्येक वर्ग को 1 से लेकर 7 तक के प्रत्येक वर्गों को कितने उप वर्गों में विभाजित किया गया? 2, ए और बी। ये देखिएगा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए सॉरी सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। और जो 8वां वर्ग था उस वर्ग में कुल कितने तत्वों को रखा गया? 9 तत्वों को। और कितनी पंक्तियों में रखा गया? 3 पंक्तियों में। तो यहां पर यदि हम देखें तो कुल वर्ग कितने हो गए? 17 नजर आ रहे हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हालांकि वर्ग 8 ही बताएंगे, लेकिन आज की जो आवर्त सारणी है उसमें कुल वर्ग कितने हैं? 18, क्योंकि आज अक्रिय गैस आ चुकी है। उस वक्त अक्रिय गैसें थी नहीं, इसलिए यदि हम देखें तो टोटल वैसे 17 वर्ग होते हैं, लेकिन हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग बताने? 8, जिनमें से 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग है वो 2 उपवर्गों में क्या है? विभाजित। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आवर्त है। जो 36 पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। आप इस आवर्त सारणी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको इस आवर्त
सारणी को याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ये आवर्त सारणी याद करनी पड़े। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे, जिनमें से 1 से लेकर 7 2 उपवर्गों में विभाजित थे, और 8वें वर्ग में कुल 9 तत्व थे जिनको 3 पंक्तियों में रखा गया, और आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7। चलिएगा, अब हम बात करेंगे कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली विशेषता थी तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। मेंडलीव पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों को कुछ अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित कर दिया गया, जिस कारण से क्या हुआ? तत्वों का अध्ययन क्या हो गया? आसान हो गया। तो पहली विशेषता आपसे कोई पूछे तो आपको बतानी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आने के बाद में तत्वों का अध्ययन क्या हो गया? आसान, क्योंकि सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। जिनके गुण समान थे उनको एक जगह रख दिया गया, और जिनके गुण समान नहीं थे उनको अलग अलग जगह पे रखा गया। नंबर 2, नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वारा नए तत्वों की भविष्यवाणी हो सकी, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। हम कुछ यूं भी कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आने के बाद में नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला, नए तत्वों की भविष्यवाणी हो गई। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। आप देख पा रहे हैं कुछ रिक्त स्थान आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे देखिएगा ये स्थान खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे ये स्थान क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये मैग्नीज है, मैग्नीज के नीचे स्थान क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए और कहा कि इन खाली स्थानों में भविष्य में कोई तत्व आएगा और उस तत्व के जो गुण होंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो इन तत्वों के गुण तो उसने पहले बता दिए थे, लेकिन उनके नाम उसने एग्जैक्ट नाम नहीं बताए। तो मेंडलीव कि आवर्त सारणी से हुआ क्या कि नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। एक्चुअल में क्या हुआ वापस से बता देता हूं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान शेष छोड़ दिए और कहा कि भविष्य में यहां पर कोई ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण ये होंगे। यानी गुण तो उसने पहले बता दिए लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं बताए, एग्जैक्ट नाम नहीं बताए। जो आज के टाइम जो नाम चल रहे हैं वो नाम उसने नहीं बताए, उसने नाम तो बताए थे, वो नाम क्या थे वो आपको अभी मैं बताता हूं। तो बताइएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी से हमें क्या फायदा हुआ? हमें नए तत्वों की खोज को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो खाली स्थान है, इन खाली स्थानों में जो तत्व आएंगे उन तत्वों के मेंडलीव ने क्या नाम बताए और आज की टाइम उनके क्या नाम फेमस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने मेंडलीव ने मुख्य रूप से 4 स्थान से छोड़े थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला तत्व। एका एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला तत्व, मतलब एल्यूमिनियम के जो नीचे तत्व है इस तत्व का नाम मेंडलीव ने क्या कहा? एका एल्यूमिनियम, जो बाद में गैलियम नाम से जाना गया। जो बाद में किस नाम से जाना गया? गैलियम। आज आप पढ़ते हो कि एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? गैलियम आता है, ठीक है। दूसरा तत्व था एका बोरोन, एका बोरोन, एका बोरोन। बोरोन के नीचे ये बोरोन है, बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम। एक्चुअल में वो तत्व यहां पर आने वाला था इस स्थान पर। तो ये बात यहां पे कुछ मेंडलीव गड़बड़ भी करके चला गया, जो उसका स्पष्टीकरण उसने नहीं दिया। तो बोरोन के नीचे जो तत्व आने वाला था मेंडलीव के अनुसार, आज ये बात गलत है लेकिन मेंडलीव के अनुसार बोरोन के नीचे जो तत्व आने वाला था उस तत्व का नाम मेंडलीव ने क्या रखा? एका बोरोन। और वो तत्व आज की टाइम स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्कैंडियम। लेकिन ये बात तो गलत है
क्योंकि आज तो बोरोन के नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। चलिएगा, ये उसकी कमी भी थी। उसके बाद में तीसरा था ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन। ये देखिएगा, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे उसने जो खाली स्थान छोड़ा और इस खाली स्थान का जो तत्व था उस तत्व का मेंडलीफ ने क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन, जो बाद में जर्मेनियम नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, जर्मेनियम। ये देखो, सिलिकॉन के नीचे जो तत्व है उसको आज हम क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। आप पढ़ते भी हो काशी गए गए शंकर प्रभु, तो यहाँ पे जर्मेनियम आता है। बैंगन आलू गाजर, तो बताओ यहाँ पे क्या आता है, गैलियम आता है। चलिएगा, एका मैंगनीज, एका मैंगनीज। ये देखो मैंगनीज, ये सॉरी मैंगनीज के नीचे जो स्थान उसने खाली छोड़ा उसका नाम उसने क्या दिया, मैंगनीज, एका मैंगनीज दिया, जो आज टेक्नीशियम के नाम से जाना जाता है, टेक्नीशियम। तो यहां से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मेंडलीफ के अनुसार गैलियम को क्या कहा गया। तो मेंडलीफ ने गैलियम को क्या कहा, एका एल्यूमिनियम कहा। स्कैंडियम को क्या कहा, एका बोरोन कहा। जर्मेनियम को क्या कहा, एका सिलिकॉन कहा। और टेक्नीशियम को क्या कहा, एका मैंगनीज कहा। याद हो जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। BSM, ठीक है, आपको ABSM इसको अच्छे से याद कर लेना है। ए का मतलब है एका एल्यूमिनियम, बी का मतलब है एका बोरोन, एस का मतलब है एका सिलिकॉन। यहाँ पर एस का मतलब सल्फर नहीं है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर एस का मतलब है एका सिलिकॉन और एम का मतलब है एका मैंगनीज। तो इन चारों तत्वों को इसी क्रम में आपको याद करना है। फिर इधर याद करना है गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक। गंगा का मतलब है GA का मतलब गैलियम, से का मतलब है SC का मतलब है स्कैंडियम, जमुना का मतलब है GE का मतलब है जर्मेनियम और टेक्नीशियम यानी तक। तो ABSM गंगा से जमुना तक। तो बताइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दो विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी। तो पहली कमी थी हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं और जिसके गुण हैलोजन के साथ में भी मिलते हैं। क्षार धातुओं से किस प्रकार से मिलते हैं? देखिएगा, हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ आयन बनाने की क्या रखता है? प्रवृत्ति। जैसे लिथियम प्लस बनाता है, सोडियम प्लस बनाता है, ठीक है, पोटेशियम प्लस बनाता है। तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एकल संयोजी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है और ये गुण क्षार धातुओं के क्या है? समान है। दूसरा, हाइड्रोजन हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है। हाइड्रोजन हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए कि हैलोजन के साथ रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण मेंडलीफ नहीं दे पाया। दूसरी कमी क्या थी? समस्थानिक का स्थान। देखिएगा, हम जानते हैं कि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग। इस आधार पर समस्थानिकों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे 1H1, 1H2, 1S3। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम कहते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम को अलग अलग जगह रखा गया हो। तो समस्थानिकों का स्थान ये निश्चित नहीं कर पाया। चलिएगा, तीसरी कमी क्या थी?
मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीसरी कमी क्या थी? असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा आप, जैसे ये फर्स्ट ए वर्ग है और फर्स्ट वी वर्ग में देखिएगा कॉपर AgAu। कॉपर AgAu को किसके साथ रख दिया? क्षार धातुओं के साथ रख दिया, जबकि ये तो संक्रमण धातुएं होती है। तो कॉपर Ag और Au को क्षार धातुओं के साथ रख दिया, जबकि गुण दोनों के क्या है? अलग अलग। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने, ज़्यादा कोई डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक क्या थी? कमी। चौथी कमी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की चौथी कमी ये थी कि मेंडलीफ ने कहा था कि मैं अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहा हूं, लेकिन कुछ स्थानों पर इस बात का पालन नहीं हो पाया। कहां कहां पालन नहीं हो पाया देखिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये है कि मेंडलीफ ने निकल को कोबाल्ट के बाद रखा। आज भी रखा जाता है, निकल कोबाल्ट के बाद ही आता है आज भी, लेकिन आज जो आता है वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कोबाल्ट के बाद निकल को रखा, जबकि परमाणु भार कोबाल्ट का ज्यादा है और निकल का क्या है? कम है। परमाणु भार कोबाल्ट का ज्यादा होता है, निकल का क्या होता है? कम। तो मेंडलीफ के अनुसार कोबाल्ट के बाद निकल रखा गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पहले निकल आना चाहिए और फिर कौन आना चाहिए था? कोबाल्ट आना चाहिए था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट के बाद निकल को रखा गया, जबकि कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा है और निकल का परमाणु भार क्या है? कम। थोरियम के बाद प्रोएक्टिनियम रखा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थोरियम के बाद क्या रखा गया? प्रोएक्टिनियम रखा गया, जबकि रखा क्या जाना चाहिए था? प्रोएक्टिनियम को पहले और थोरियम को बाद में, क्योंकि थोरियम का परमाणु भार प्रोएक्टिनियम से ज्यादा होता है। टेल्यूरियम के बाद आयोडीन को रखा गया, जबकि होना क्या चाहिए था? आयोडीन के बाद टेल्यूरियम को रखा जाना चाहिए था, क्योंकि आयोडीन से ज्यादा परमाणु भार किसका होता है? टेल्यूरियम का। तो कुछ स्थानों पर मेंडलीफ ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम का भी ध्यान नहीं रखा। तो ये चौथी कमी थी। तो इसको आप याद कीजिएगा। ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर लिख के बताया, इसको कैसे याद रखना है? तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? टेल्यूरियम के बाद आयोडीन को रखा गया, जबकि रखा जाना चाहिए था टेल्यूरियम को। किसके बाद? आयोडीन के बाद। इसी प्रकार थोरियम के बाद प्रोएक्टिनियम को रखा गया, जबकि थोरियम को प्रोएक्टिनियम के बाद रखा जाना चाहिए था। कोबाल्ट के बाद निकल रखा गया, जबकि मेंडलीफ का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट को निकल के बाद रखा जाना चाहिए था। चलिएगा, 4 कमियां हो गई। 5वीं कमी क्या थी कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति नहीं बता पाया। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति को भी मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में स्पष्ट नहीं कर पाया। 6ठी कमी क्या थी कि मेंडलीफ इस बात का कारण नहीं बता पाया कि आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति क्यों होती है। तो 5वीं कमी लैंथेनाइड एक्टिनाइड की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। 6ठी कमी क्या थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति का वो कारण नहीं बता पाया। तो ये 6 कमियां थी। किसकी? मुख्य रूप से 6 कमियां थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी यहाँ पर होती है कंप्लीट। थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में मोज़ले की आवर्त सारणी के साथ, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।